भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो सैम्पल पेपर है सीबीएसई का 2025-26 वाला, उसमें मैं सेक्शन बी ऑलरेडी सोल्व करके अपलोड कर चुका हूं। अब इस वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट जो सेक्शन सी है उसके जो 6 क्वेश्चन हैं और पार्ट हैं वो सब मैं अपलोड करने जा रहा हूं। ध्यान से इसको देखना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें यह है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, विद सेंटर ओ, सेंटर हमारे पास ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। यानी कि जो ये हमारे पास एक लाइन और गई, ये टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है आपके पास, और वो एक्स वाई को पॉइंट ए पर और जो एक्स डैश वाई डैश है उसको पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तो इसका फिगर हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए ओ बी ये कंप्लीट एंगल मुझे कितना दिखाना है, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का दिखाना है तो इन दोनों एंगल का सम मुझे क्या दिखाना है, 90 डिग्री। इस फिगर को मैं एक बार रफ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक्स डैश वाई डैश ना सॉरी एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टेंजेंट हो गई, इसको हम मान लेते हैं एक्स, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं वाई। एक टेंजेंट और इस तरह से गई इसके साथ से, जहाँ पर ये आपके पास ए है पॉइंट, ये आपके पास बी है, सेंटर ओ हो गया, और आपके पास ये एक डायमीटर हो गया, ठीक है। यानी कि टेंजेंट थोड़ी टच होकर के जा रही है इसके साथ, ये सेंटर ओ हो गया। अब इसको ए से मिलाओ, इसको बी से मिलाओ और इसको सी से, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं। जैसे मान लो ये एंगल 1, इस एंगल का मैंने नाम 2 दिया, इसका मैंने 3 और इसका मैंने 4। इसमें हमारे पास जो 2 प्रूव करना है वो ये वेरीफाई करना है कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इसका मतलब एंगल AOB का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ लेकर के चलते हैं इसका। इसमें हमारे पास ये है कि जो ट्राइंगल है ना OAP और OAC, तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAC ये लेके चले, OP इज इक्वल टू OC, ये तो है हमारे पास रेडियाई, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। इसके बाद OA इक्वल टू OA, ये हमारे पास कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल का हिस्सा है। देखिए OAP में भी OA आ रहा है और OAC में भी OA आ रहा है, तो कॉमन हो गई। उसके अलावा AC और AP, एक पॉइंट है A, उससे AP एक टेंजेंट गई, उसी पॉइंट से AC एक और टेंजेंट गई। तो सेम पॉइंट से जब ए सेम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो वो दोनों इक्वल होती हैं। तो आप क्या लिखोगे इसको, AP इज इक्वल टू AC, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट, यानी कंडीशन होती है हमारे पास सेम पॉइंट से अगर ड्रॉ होती है तो वो इक्वल होती हैं, ठीक है, आर इक्वल। ये कंडीशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC किस रूल से, एस रूल से। अब ये कंडीशन आते ही हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी फिगर के अंदर, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली लिख देना, आपको दोबारा प्रूफ करके दिखाने से, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और कंडीशन ये लिख देना, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसका इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ेगा वो देखिए। अब कंडीशन ये हो गई कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन है POQ, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, चारों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइंस। अब एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो जो एंगल 1 है उसको मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2, फिर एंगल 3, और जो एंगल 4 है उसको मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 मैंने कॉमन लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 180 के अपॉन में जाएगा और डिवाइड करके 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल टू 90 आ गया, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो नाम है वो है हमारे पास एंगल ओ ए ओ बी। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था और हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास हो चुका है। अब हम इसके और पार्ट को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इसमें हमारे पास ये एक और है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखिए पी पॉइंट से, ध्यान रखना, टू टेंजेंट से, एक पी ए और दूसरी पी बी, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ होंगी। प्रूव करना है कि जो एंगल ए पी बी है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी के। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कंडीशन ये होगी कि भाई जो सर्कल है, हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है इस तरह से, ठीक है, ये इसका सेंटर ले लिया मैंने, और सेंटर हमें क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। एक्सटीरियर पॉइंट एक पी लिया, ठीक है, इससे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, फिर इसको मैंने यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ किया, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, पी ए, और ये पी बी, टेंजेंट हो गई। अब इसमें हमारे पास एक एंगल बनता है ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ। फिर इन्होंने क्या वेरीफाई करना है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, यानी कि इस तरह से ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हमें शो करना है कि भाई इस एंगल का ट्वाइस जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ए पी बी के। अब हमारे पास पहले तो देखिए ट्रायंगल है पी ए बी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल है। तो आप इसके प्रूफ को इस तरह से शुरू करोगे कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, वो कंडीशन आप लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। लेट, हम मान लेते हैं कि जो एंगल है ए पी बी उसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है, या एक्स मान सकते हो, थीटा मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं, इसको इस तरह से बनाओ, ठीक है, बाहर मत लेके जाना इस पॉइंट को। अब इन ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और इसको भी मैं एक्स मान लेता हूँ। तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा उधर चला गया। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करोगे तो 180 भी 2 से डिवाइड होगा और थीटा भी आपका 2 से डिवाइड होगा। तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये दोनों ही एंगल हमारे पास क्या आ गए, 90 माइनस थीटा आ गए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टोटल एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का। तो एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसका मतलब ये होगा कि एंगल ओ ए पी को मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, ओ ए बी, यानी कि एंगल ओ ए बी हो गया प्लस में एंगल एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, हम यहाँ पे थीटा बाई 2 था तो ये थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर आ गया 90 माइनस एक्स, अब ये 90 हो गया माइनस जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2। अब इसको और एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 90
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो आप प्लस में थीटा बाई 2 लिख दो, 90 से 90 कैंसिल। अब हम को जो एंगल शो करना था वो था एंगल ओ ए पी, किसके इक्वल आया, थीटा अपॉन 2 के। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे आगे कि भाई एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया एंगल ओ ए पी से, इधर बच गया थीटा। और थीटा हमने क्या माना था, हमने थीटा माना था ए पी बी। तो इस तरह से हमारे पास जो थीटा है वो ट्वाइस ऑफ ओ ए पी आ गया, यही हमें वेरीफाई करना था। तो थीटा को लिख दो एंगल ए पी बी विच इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ऑफ ओ ए बी, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है, हैंस प्रूव लिख देना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास क्या है, पहले उसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, एक सेकेंड। 27 में हमारे पास है कि भाई इन ए वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स हैं, इंग्लिश के टीचर हैं 36, हिंदी के टीचर हैं 60 और साइंस के टीचर हैं आपके पास 84। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। भाई उनके लिए हमें रूम चाहिए, और रूम भी कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, कि भाई इस तरह से हमें रूम चाहिए कि हर रूम में जो टीचर रुकेंगे वो सेम क्वांटिटी आए उनकी, कि भाई एक में अगर 10 है तो दूसरे में भी 10, अगले वाले में भी 10, इस तरह से। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के हों, इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। तो ऐसे केसेस में जब भी आपसे पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स या मिनिमम नंबर ऑफ किसी भी चीज़ का नाम लेते वो, तो उसमें हमेशा आपका क्या निकलेगा, HCF। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 36, 60 और 84 का HCF निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंडीशन लिखोगे भाई नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर, जो कि हमें गिवन है 36। ठीक है, फिर इसी तरह से नंबर ऑफ हिंदी टीचर, वो हमें गिवन है 60, एंड नंबर ऑफ साइंस टीचर इज इक्वल टू 84। 36 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर 2, 18 से डिवाइड होता है तो 18 2 जा 36, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 9 को 3 से करेंगे 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारे पास जो 36 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है, इसलिए 3 स्क्वायर। अब 60 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, फिर ये 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30 होते हैं, इसलिए 15 आएगा। अब ये 3 से 3 5 जा 15, आगे 5 5 से होकर के 1 ही बच जाएगा, इसलिए 60 के भी प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 सेकेंड टाइम्स, तो 2 स्क्वायर। 3 1 टाइम है ओनली, और 5 भी 1 टाइम है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 84। 84 के फैक्टर बनाएंगे 2 42 2 21, फिर 3 7 जा। ठीक है, तो पहले तो 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा क्वोशिएंट, फिर 42 को 2 से करोगे 21 आएगा, फिर 3 से करोगे 21 को 7 आएगा, क्योंकि 3 7 जा 21, फिर 7 को 7 से तो 1 बच जाएगा आपके पास। तो इस तरह से 84 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 3 और 7 की पावर 1 है। तो हमारे पास जो HCF आएगा, देखिए सबसे पहले तो 2 सभी में कॉमन है, और HCF वाले केस में जो मिनिमम पावर होती है हम उसे चूज करेंगे। 2 2 2 सभी की 2 पावर है, मिनिमम पावर 2 ही आएगी, तो इसलिए 2 स्क्वायर इन 2 में 3। 3 इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सभी में 3 है। लेकिन जो 3 की मिनिमम पावर है वो क्या है, 1, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो मिनिमम पावर इज 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 2 स्क्वायर 4 इंटू 3, यानी कि HCF इज 12। अब इन्होंने नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए देखो कैसे करोगे आप, ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू, सबसे पहले रूम कितना, टीचर कितने 36, तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 रूम्स आ जाएंगे, 12 3 जा। ठीक है, फिर प्लस का साइन। सेकंड में हमारे पास हिंदी टीचर हैं 60, उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो उनके लिए हमें रूम चाहिए 5, 12 5 जा 60, फिर प्लस 84 को 12 से डिवाइड करो तो 12 7 जा। ठीक है, साइंस के टीचर के लिए कितने रूम चाहिए, 7 रूम चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज 3
प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर 15, यही हमारा आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए ध्यान से, क्या कहता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2x प्लस √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कंडीशन आ गई, 2x² माइनस का साइन, फिर 1 प्लस है 2√2x है बाहर ब्रैकेट के, और फिर है आपके पास प्लस में √2। इसको सबसे पहले तो इक्वल टू 0 ही रख लेते हैं, और साथ के साथ हम एक काम और कर देते हैं कि भाई जो a है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट होता है x² का, उसको हम a से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 2। b जो है वो माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2 है, क्योंकि वो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो माइनस बाहर 1 प्लस 2√2, और जो c कांस्टेंट टर्म होती है वो है हमारे पास √2। ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए बीच में ऑलरेडी इक्वल टू लगा चुके हैं, इसलिए हम विच एम्प्लॉयज लगा सकते हैं यहाँ। 2x² माइनस 1 इंटू एक्स, सेपरेट कर दी ब्रैकेट ओपन करके, माइनस एक्स, फिर माइनस 2√2x 2√2x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं उनमें से देखो आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो। हम देखते हैं कि भाई सिर्फ x कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। लास्ट की टू उसमें टर्म्स में से √2 कॉमन है और नेगेटिव भी कॉमन है, तो माइनस √2। ठीक है, 2x बच गया, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये कंडीशन आ जाएगी 0 के इक्वल। फिर विच इम्प्लॉयज करके 2x माइनस 1 जो है वो कॉमन बाहर लेंगे, और कंडीशन आ जाएगी x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई जो 2x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, और जो x माइनस √2 है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से 2x माइनस 1 उधर गया प्लस 1, फिर x 2 से डिवाइड कर दो 1/2, फिर यहाँ से जो x है वो आ गया √2, √2 उधर जा करके। तो लेट इसमें से एक वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फा विच इज 1/2 एंड बीटा विच इज इक्वल टू √2। अल्फा बीटा आ गए, ए बी सी आ गए। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप आप कंप्लीट लिख देना कि बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। लेफ्ट में अल्फा की वैल्यू 1/2, फिर प्लस बीटा की वैल्यू √2, लेफ्ट में ये वैल्यू आ गई, फिर माइनस का साइन, फिर b की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो इसलिए वो नेगेटिव इस नेगेटिव क्या कर देगा पॉजिटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ। और 1 प्लस 2√2 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई a, क्योंकि a है, a इज 2, तो इसको मैं क्या करता हूँ सेपरेटली डिवाइड करता हूँ, 1/2 प्लस 2√2/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, 1/2 प्लस √2, तो ये तो वेरीफाई हो गई। अब हम प्रोडक्ट वाली भी कर देते हैं, इधर लाइन खींच करके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा है 1/2, बीटा है आपके पास √2, इधर c की वैल्यू है √2 और a की वैल्यू है 2, तो हम ध्यान से देखते हैं ये भी √2/2 है और ये भी √2/2 है, तो ठीक है, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। मोस्टली बच्चे इसमें थोड़ा सा डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29, पहले मैं उसका फर्स्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ, और वो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव डेट टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें जो गिवन है वो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3, और हमें 2 प्रूव क्या करना है, वो करना है कि भाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 शो करना है। तो पहले तो इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, इधर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, इधर a प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, तो साइन स्क्वेयर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 3। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है। इधर आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3, फिर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, फिर लास्ट में साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 2/2, ये 2 इसके अपॉन में जाके इसको कट कर देगा, इक्वल टू 1 आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, अब ये आने के बाद इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो। अब हम लेकर के चलेंगे टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोट थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेते हैं, साइन इधर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस इधर मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में साइन इंटू कोस। ठीक है, ये एक तरीका होता है डायरेक्ट एलसीएम लेने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। ठीक है, ये कंडीशन। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमारे पास अभी उसकी वैल्यू है 1। तो इस तरह से, क्योंकि हम ये 1 निकाल चुके, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1, तो 1 अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, यानी कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम इसके और पार्ट पे। ठीक है, और ये है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो ये, पर देख लो काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में अटकते हैं। मैं पहले सीधा सीधा LHS ही ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 है आपके पास, और डिवाइड में क्या है कोस ए प्लस में साइन ए और माइनस 1। अब इसके इक्वल में जो हमारे पास है वो है कोसेक ए और कोट ए। अब आपको पता है कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, कोट भी कोस अपॉन साइन होता है, डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से ही डिवाइड करेंगे ताकि कोस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाए, कोट ए। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ इस तरह से, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, न्यूमरेटर डिवाइड कर दिया साइन से, अब डिनोमिनेटर को करेंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। डिवाइड करने के बाद कोस अपॉन साइन कोट हो गया, साइन से साइन कैंसिल होकर के -1, फिर 1 अपॉन साइन हो गया आपके पास कोसेक ए, डिवाइड में कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन से साइन कैंसिल होकर +1 बचा, फिर यहाँ माइनस है और 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक ए। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो हमें प्रूव करना है, देखिए जो प्रूव करना है इक्वल में वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर उसके कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में आपके पास 1 दिखाई दे रहा है उसकी हम वैल्यू रखेंगे। अब ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस जो 1 है उसकी एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, उसको ध्यान रखना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड में जो एज इट इज है उसको लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए और +1, पहले मैंने इसको लिख दिया है और +1 लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उस वजह से ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक ए प्लस में कोट ए इंटू में कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब कोट ए प्लस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों ब्रैकेट कॉमन है यहाँ से, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, मैंने कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए को मैंने कॉमन लिया, तो ये कॉमन जाने के बाद इस ब्रैकेट में से कंप्लीट ब्रैकेट कॉमन बाहर गए तो यहाँ 1 बचेगा, फिर माइनस का साइन, ये कंडीशन बाहर जा चुकी है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है,
कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। और ध्यान रखना ये कॉमन गया था आपके पास, जो कंडीशन हमारे पास अभी बची है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास कॉमन जाने पास तो ये प्लस का 1 बचेगा उसके। हाँ ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। इसको अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। कोट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट, ये हमारे पास 1 है, माइनस में कोसिकेंट ए है और माइनस माइनस प्लस कोट ए। अगर हम डिनोमिनेटर में ध्यान से देखें तो देखिए ये +1 रहा, इसको पहले लिख देते हैं, फिर माइनस कोसिकेंट रहा, इसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर प्लस में कोट ए है। और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ये वैल्यू एज इट इज है, कट गई। क्या बचा? सिर्फ कोट ए प्लस कोसेक ए। और जो हमें प्रूफ करना था उसमें क्या लिखना था? कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए की बात है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए यही हमारे पास कंडीशन है। तो इसलिए ये आपके पास आ गया RHS, राइट हैंड साइड, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही मुझे इसमें वेरीफाई करना था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसकी स्टेटमेंट देखिए, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। उसमें हमें क्या करना है? ऑन ए पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुडंट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। यानी कि एक दिन उनके बीच में समझ लो कि बहस हो गई कि कार कौन चलाएगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। दे हैड 1 कॉइन एंड दे हैड 1 कॉइन ईच, दोनों के पास एक एक कॉइन है, एंड फ्लिप्ड देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, और वो कॉइन को 3 टाइम्स एग्जैक्टली फ्लिप करते हैं। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन ए रो, अगर विधि को 2 हेड्स इन ए रो आते हैं तो सी वुड ड्राइव द कार। इफ उन्नति गेट्स ए हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए टेल, यानी कि टेल के तुरंत बाद हेड आ जाए तो सी वुड ड्राइव द कार। तो हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम देखते हैं इस केस के अंदर। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉइन होता है, और कॉइन को जब 3 टाइम्स थ्रो किया जाता है तो एक सैंपल स्पेस बनता है जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं। तो पहले तो सैंपल स्पेस को ध्यान से समझना। मान लो तीनों हेड आते हैं, ठीक है, फिर 2 हेड, तो टेल यहाँ आएगा। अब 2 हेड के साथ टेल यहाँ आ सकता है, और 2 हेड के साथ टेल स्टार्टिंग में आ सकता है। अब 3 हेड, 2 हेड के सारी कंडीशन हो चुकी है। अब सिंगल हेड, तो टेल टेल, सिंगल हेड में टेल हेड टेल हो सकता है, और टेल टेल हेड, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब सिंगल हेड के भी ऑप्शन खत्म। अब लास्ट में सिर्फ बचा 9 हेड, यानी कि तीनों के तीनों टेल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि E1 लिख लेते हैं और एक E2 लिख लेते हैं। ये इवेंट है कि E1 का मतलब है कि विधि ड्राइव द कार, ठीक है, विधि ड्राइव द कार, और फिर यहाँ पे उन्नति, ठीक है, उन्नति ड्राइव द कार। ये हमारे पास हो गई, इवेंट लिख दिया हमने। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी। इसने बोला है E1 के लिए, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन ए रो, 2 हेड्स इन ए रो। देखिए इसमें 2 हेड्स इन ए रो है फर्स्ट कंडीशन, इसमें 2 हेड्स इन ए रो है सेकंड कंडीशन, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं। हाँ ये भी कंडीशन, इन हेड है इन ए रो, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 इवेंट हो गए जिनमें 2 हेड्स इन ए रो हैं, और डिवाइड में टोटल एलिमेंट 3/8 कंडीशन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, उसमें क्या है? उन्नति गेट्स ए हेड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए टेल, यानी कि टेल के तुरंत बाद आपके पास हेड आए, ठीक है, फॉलोड बाई ए टेल। तो हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी जिसमें टेल के तुरंत बाद हेड आएगा? 1 एंड 2, सॉरी टेल के तुरंत बाद है ना, तो एक तो कंडीशन ये होगी टेल के तुरंत बाद हेड, फिर टेल के तुरंत बाद हेड सेकंड कंडीशन 2, फिर टेल के तुरंत बाद हेड ये 3, और टेल के बाद ये 4। हमारे पास 4 ऐसी कंडीशन जिसमें फॉलोड बाई ए टेल, तो हेड आ रहा है टेल के बाद। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई? 4/8, यानी कि अभी 4/8 ही रहने दो। तो हम देखते हैं कि भाई जो उन्नति है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, बिकॉज 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप आंसर में लिखोगे कि भाई जो E2 है
हु गेट्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखना उन्नति गेट्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार, और जस्टिफिकेशन के लिए दिखा दिया ही है हमने कि ये ग्रेटर है इसलिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ए पार्ट में। इसमें हमारे पास कंडीशन ये है, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन रेशियो 3:4, यानी कि जो इनकम है वो तो है 3:4 में। तो हम पहले इसी को मान लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ आर्यन इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3:4 है और आर्यन पहले है, बब्बन बाद में, एंड इनकम ऑफ बब्बन 3:4 है तो नेक्स्ट को हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर सेम वे में, एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन। अब देखिए एक्सपेंडिचर में जो रेशियो दे रखी है हमें, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 5:7 है, तो 5y और 7y मान लेते हैं इसको, ठीक है। 5y एक्सपेंडिचर ऑफ बब्बन, 7y, क्योंकि 5:7 इसकी रेशियो 3:7 थी ना, 3:4 थी, इसलिए 3x 4x आया, और एक्सपेंडिचर में रेशियो हमारे पास 5:7 थी, इसलिए 5y और 7y ले ली। फिर मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम ऑफ ईच इज इक्वल टू 15,000, दोनों की भाई हर एक की 15,000 सैलरी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई जितनी इनकम है आर्यन की और आर्यन का जितना एक्सपेंडिचर है, इनकम तो है 3x, एक्सपेंडिचर है 5y, आर्यन का ही लोगे आप, ध्यान रखना। तो 3x में से 5y माइनस करोगे। अब इनकम जितनी है एक्सपेंडिचर जितना है, ठीक है, वो सेविंग आ जाएगी। यानी कि हमारे पास एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज़ गलत पड़ गया, उसको ध्यान दीजिए। ही सेव्स 15,000 पर मंथ, यानी कि सेविंग है, तो आप यहाँ पर मंथली सेविंग लिखो इनकम के बजाय, ठीक है, सेविंग। तो इसलिए जो सेविंग आएगी हमारे पास, एक्सपेंडिचर जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनकम में से, तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी, एक इक्वेशन। सेम वे में बब्बन की जो इनकम है 4x है और एक्सपेंडिचर 7y है, तो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 15,000, इक्वेशन 2, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 को देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है, तो इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप एक स्टेटमेंट लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो 4 से इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12x माइनस 4 5 जा 20y इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो ये है ही 1 2 3 0 और हैं 1 2 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 4 जा 12x माइनस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 15 3 जा 45, और उसके आगे 1 2 3 0, इक्वेशन 4। अब देखिए ये 12x साइन चेंज कर देते हैं अपोजिट सब्ट्रैक्शन करते समय, कि सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, ठीक है। तो 12x से 12x कैंसिल, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 21 है, तो प्लस 21 माइनस 20 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 होता है 15,000, क्योंकि 60,000 माइनस 45,000 करोगे तो 15,000 आएगा। तो y आपके पास कितना आ गया, 15,000 आ गया। तो फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन ये है 3x माइनस 5y, यानी कि 3x माइनस 5y, और y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 15,000 इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ रहा है, इक्वल में 15,000 है। अब ये तो हो गया 3x, 5 इंटू 15 75, ठीक है, 75,000 हो गया इज इक्वल टू 15,000। 3x इज इक्वल टू 15,000 माइनस 75 है, तो दो जाके प्लस का हो जाएगा 75,000। अब इनको ऐड कर दिए तो 3x हो गया इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 90,000। अब x की वैल्यू आ जाएगी 90,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 30,000, यानी कि इनकम ऑफ आर्यन इज 30,000, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या है वो बताते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो x 30,000 आ गया, तो मंथली इनकम क्या आ जाएगी, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, आर्यन के हम लेके चले थे 3x, तो 3 इंटू 30, 90,000 आ गई, ठीक है, 3 इंटू 30 90,000। उसी तरह से मंथली इनकम ऑफ बब्बन,
बब्बन के लिए हमारे पास है 4x, क्योंकि 4x लेके चले थे, यानी कि 4 इंटू 30,000 और वो आ जाएगी 1,20,000। तो ये हमारे पास आंसर होगा। एक्सपेंडिचर पूछा था, फिर हम वो 5y और 7y निकालते हैं। अब हमारे पास जो ये बी पार्ट बचा है, ठीक है, ये ग्राफ का है। एक्चुअली ग्राफ को मैं अलग से ही प्रॉपर अलग से सोल्व कराऊंगा पूरा ग्राफ पेपर पे ढंग से समझाने के लिए। और एक ये है, तो ये मैं इसके साथ ही समझा दूंगा बी पार्ट। जब मैं ग्राफ समझाऊंगा तो ग्राफ के साथ इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ यहाँ 31 के ए पार्ट तक ही सोल्व कर रहा हूँ। इनको ढंग से समझ करके और एक बार खुद से सोल्व जरूर करें कि क्या आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस क्वेश्चन में आप जहाँ अटकते हो उसी वीडियो से आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।